बायोलॉजी स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपका यूनिट 3 सेल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेल की बेसिक नॉलेज ली थी। सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हमने किया था। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती है? जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जीवाणु के अलावा नीलहरित शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया में कहते हैं नीलहरित शैवाल, और माइकोप्लाज्मा, ये सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओ, और पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आता है, नीलहरित शैवाल आते हैं और माइकोप्लाज्मा आता है। ये सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव प्रकार की सेल होती हैं, प्रिमिटिव सेल हैं, अतः इसलिए इनकी कंपोजिशन भी है वो बहुत ही सिंपल प्रकार की होती है, जटिल नहीं होती जैसे कि यूकैरियोटिक सेल की होती है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या किसी भी प्रकार की सेल हो, उस सेल के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर भी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और किसकी बनी होती है? वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली चाहे प्रोकैरियोट्स में पाई जाए चाहे यूकैरियोट्स में पाई जाए, ये लाइपोप्रोटीन की ही बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लांट सेल की तरह, प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक कोशिका है और उसके बाद कोशिका झिल्ली के बाद क्या थी? कोशिका भित्ति थी। ठीक उसी प्रकार जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी कोशिका झिल्ली के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। लेकिन प्लांट्स में कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? प्लांट्स में कोशिका भित्ति बनी थी किसकी? सेलुलोज की। लेकिन बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। काफी मोटी परत होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति के अलावा उसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है, जिसे कहते हैं दी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स मतलब आवरण, यानी कार्बोहाइड्रेट का आवरण। तो ये स्पेशल फीचर होता है बैक्टीरियल सेल का कि बैक्टीरियल सेल में कोशिका झिल्ली के अलावा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स भी पाया जाता है। ये दो एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती हैं। किस लिए पाई जाती है? ये दोनों लेयर जो होती हैं वो प्रोकैरियोट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इनसे मतलब एक्सट्रीम कंडीशन से सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। एक और बात, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये दो प्रकार की हो सकती है, यानी इसका एडजस्टमेंट जो है दो प्रकार का हो सकता है। यदि ग्लाइकोकैलिक्स जो परत है, ये लेयर है, ये काफी हार्ड होती है, तब इसे कैप्सूल कहा जाता है। यानी जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, बहुत हार्ड जाती है, कठोर हो जाती है, तब इसे कैप्सूल कहते हैं। लेकिन जब ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज होती है तब इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर या अपवंक परत कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसे अपवंक परत कहते हैं। आगे साइड में देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें कोशिका झिल्ली के अलावा दो अन्य परतें पाई जाती हैं, दो एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यदि ग्लाइकोकैलिक्स काफी हार्ड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, तब इसे कैप्सूल कहा जाता है। और जब वो लूजली अरेंज होती है तो इसे अपवंक परत या स्लाइम लेयर कहा जाता है। क्लियर? यानी कोशिका के बाहर कितनी लेयर हुई? एक कोशिका झिल्ली, दूसरी कोशिका भित्ति और तीसरी ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका थी उसमें मेजर डिफरेंस क्या था भाई? कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनमें एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी आनुवंशिक डीएनए होता है, जिसे जीनोम कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसी कारण उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो खुला होता है, बाहर उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। ये जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर कहीं भी बिखरा होता है, कहीं भी रखा होता है, पड़ा होता है कहीं भी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे केंद्र काभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसे केंद्र काभ कहा जाता है, केंद्र काभ। ये जीनोमिक डीएनए करता क्या है? जेनेटिक डीएनए क्या करता है? ये कोशिका के सभी फंक्शंस को नियंत्रित करता है। कोशिका में जितने भी काम होंगे वो किसके द्वारा नियंत्रित होंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस जेनेटिक डीएनए के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और क्या काम करते हैं जेनेटिक डीएनए? जेनेटिक डीएनए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें आनुवंशिक गुणों का वहन भी करता है, यानी जो इनसे संतति बनती है, बैक्टीरिया से डॉटर बैक्टीरिया जो बनते हैं उनमें जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो आनुवंशिक डीएनए के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जेनेटिक डीएनए के अलावा भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन कैसे पाया जाता है? वो डीएनए पाया जाता है सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरियल सेल में। अब करती क्या है प्लाज्मिड? प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए होता है, यानी जीनोमिक डीएनए के अलावा जो डीएनए फ्रैगमेंट पाए जाते हैं, कैसे होते हैं? गोलाकार डीएनए फ्रैगमेंट पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। अभी प्लाज्मिड क्या कहते हैं? देखो भाई, ये जो प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए नॉन एसेंशियल होते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल में से जीनोमिक डीएनए को हटा दिया जाए, जेनेटिक डीएनए को हटा दिया जाए तो बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लाज्मिड को हटा दिया जाए तो बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं हो, मरेगा नहीं। फिर प्लाज्मिड क्या काम करते हैं? ये प्लाज्मिड जो होते हैं बैक्टीरिया को स्पेसिफिक कैरेक्टर देते हैं। कैसे? जैसे ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, या एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, या ये हम कहें कि ठंडे से ठंडा वातावरण सहन कर सकते हैं, इसके कारण प्लाज्मिड के कारण। या ऐसे जीन होते हैं प्लाज्मिड में जो इनको स्पेशल कैरेक्टर देते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जैसे कि एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट कर देते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स का बैक्टीरिया पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता। और ये स्पेशल फीचर कौन देता है? इन्हें प्लाज्मिड देते हैं, प्लाज्मिड। अगर बैक्टीरियल सेल में या बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ना हो तभी वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, यानी ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए नॉन एसेंशियल होते हैं। ये भी बहुत जरूरी नहीं है कि सभी प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड पाए ही जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ में प्लाज्मिड नहीं होते हैं। क्लियर? अब देखो, जो जेनेटिक डीएनए है वो कोशिका के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब इस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है? वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एक प्रोसेस होता है जिसे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी समझाया जाता है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इतना समझ लीजिए कि जो जेनेटिक डीएनए होता है कोशिका के सभी फंक्शंस को प्रोटीन सिंथेसिस बनाकर कंट्रोल करता है। अभी प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी हेल्प कौन करता है? प्रोटीन के निर्माण में इसकी हेल्प कौन करता है? राइबोसोम करते हैं। याद कीजिए, हमने किया था लास्ट वीडियो में कि एकमात्र ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। वो कौन से हैं भाई? वो है राइबोसोम। राइबोसोम कौन कितने प्रकार के होते हैं? किस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं? इसमें 78 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50s और 30s। इस 50 और 30 को जोड़कर 80 मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। ये इनकी मास और डेंसिटी के हिसाब से बनाई गई है दो यूनिट, 50s और 30s। राइबोसोम की टाइप क्या है? 70s। राइबोसोम एक मात्र सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं? राइबोसोम है। कितने प्रकार के होते हैं? 70s प्रकार का होता है। क्या करता है ये राइबोसोम? ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस साइट को प्रोवाइड करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण स्थल होता है। इसी कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमेशा 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50s और 30s। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक जीव में, एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। इन सभी क्रियाओं के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें एनर्जी प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जिसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा? इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इनमें क्या सेल ऑर्गेनल पाया जाता है स्पेशल?
इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन तो नहीं पाया जाता, लेकिन जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कई स्थानों पर अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है। ऐसे देखो, ऐसे फोल्ड हो जाएगी अंदर, और स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें मीजोसोम्स कहा जाता है। मीजोसोम्स, क्लियर? कैसे बने मीजोसोम? कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ही कोशिका के अंदर अंतर्वलित हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है और स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे भी कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान ऊर्जा का उत्पादन करते हैं? मीजोसोम्स। मीजोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है पता होगा आपको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मीजोसोम क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी कह सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल के पावर हाउस है। ये प्रोकैरियोट्स का पावर हाउस है जहाँ एनर्जी प्रोडक्शन होता है। मीजोसोम केवल और केवल एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं करते हैं, बल्कि और बहुत काम करते हैं। जैसे ये एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं उनका सिंथेसिस इन्हीं के द्वारा होता है और उनका एक्सक्रीशन भी इन्हीं के द्वारा होता है। इसके अलावा ये रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति में मदद करती है, यानी जेनेटिक डीएनए उसकी सेम कॉपी बनाने में। रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपने जैसा डीएनए बनाता है। तो मीजोसोम्स के द्वारा ही प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्लियर? समझ में आ गया मीजोसोम? नेक्स्ट देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो 3 प्रकार की होती है: जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्म। जिसमें जो नीलहरित शैवाल होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें कुछ ऐसा स्पेशल फीचर पाया जाता है जो प्लांट्स में पाया जाता है। देखो, प्लांट क्या करते हैं? प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये सूरज की ऊर्जा को, जो प्रकाश ऊर्जा होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए उनमें स्पेशल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, उनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में क्या होते हैं? परहरित पाया जाता है। ठीक उसी तरह वो प्रोकैरियोटिक, या ये कहें कि वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इन स्पेशल स्ट्रक्चर को क्रोमेटोफोर कहा जाता है। अब ये क्रोमेटोफोर का निर्माण कैसे होता है? उसी तरह जैसे मीजोसोम का होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोबियम, क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन। ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं और इनकी सहायता से, इन क्रोमेटोफोर की सहायता से ये अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी भोजन का निर्माण होता है इनसे। ये जो क्रोमेटोफोर है वो सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, केवल और केवल प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जैसे कि प्लांट बनाते हैं। पर जो प्लांट्स में क्या पाया जाता है? प्लांट्स में हरित लवक पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, जैसे कि क्लोरोबियम, क्लोरोफिल या बैक्टीरियोविरिडिन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी रिजर्व फूड पाया जाता है, संचित भोजन पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? याद कीजिए, हमने क्या था प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि उनमें संचित फूड या स्टोर फूड कैसा होता है? उनमें स्टोर, जो प्लांट है उनमें स्टोर फूड स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उनमें स्टोर फूड किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी रिजर्व फूड किस फॉर्म में मिलता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। ठीक है ना? और इनको फॉस्फेट बहुत पसंद होता है, ये फॉस्फेट को बहुत लाइक करते हैं। तो जहाँ कहीं ये फॉस्फेट मिलता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी इसमें फॉस्फेट के ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, फॉस्फेट कण भी पाए जाते हैं। अब इनको क्या बोला जाता है? फॉस्फेट के कण और ग्लाइकोजन को, यानी रिजर्व फूड है, इस रिजर्व फूड को बोला जाता है इन्हें इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन यानी ये कोशिका के अंदर इंक्लूड है, इसी कारण इन्हें इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है, या बोलते हैं अंतर्विष्ट पिंड। क्या कहते हैं भाई? अंतर्विष्ट पिंड। क्लियर? सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स की। अच्छा हाँ, एक और कि कई बार इनमें फाइकोसाइनिन के ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं। किसके ग्रेन्यूल? फाइकोसाइनिन के। एक्चुअली ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं फाइकोसाइनिन के ग्रेन्यूल। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर थी एक प्रोकैरियोटिक सेल की या
बैक्टीरिया के। क्लियर है? क्या क्या पाया जाता है इसमें, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इनमें जेनेटिक डीएनए जो होता है उसे केंद्रित कहते हैं, क्योंकि इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। क्लियर? इसके अंदर लिसोसोम्स पाए जाते हैं जहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इनमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो हरित लवण के समान होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अंतर्निहित पिंड होते हैं। इनमें भोजन जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में या फॉस्फेट के रूप में, कण के रूप में स्टोर होता है। क्लियर? और स्पेशल बात है कि जो इनका आवरण होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर होता है। यानी इनमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसके अलावा एक और लेयर पाई जाती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका की। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं या प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। एक और बात, जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब कुछ स्पेशल फीचर है, कई बार जो बैक्टीरिया होता है ना उसकी जो प्लाज्मा कला होती है, ये कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जो होती है उससे कुछ प्रोजेक्शन यानी आउटग्रोथ निकली रहती है, अतिवृद्धियां निकली रहती हैं। कितने प्रकार की होती है अतिवृद्धि? 3 प्रकार की होती है। कशाभिका, जिसे कहते हैं भाई फ्लैजेला, फ्लैजेला, ठीक है। रोम, जिसे बोलते हैं पिलई, और थर्ड होते हैं फिम्ब्री। ये आउटग्रोथ होती है। मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने वो सेल वॉल नहीं बनाई कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ आउटग्रोथ्स निकली रहती है, अतिवृद्धियां प्रोजेक्शन निकली रहती है। 3 प्रकार की प्रोजेक्शन होती है और तीनों का फंक्शन ही अलग अलग होता है। देखो पहली है कशाभिका। एक्चुअली कशाभिका क्या होती है, ये कैसे बनाए इसे सिंपल, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कशाभिका होती है ना वो लोकोमोशन में यानी बैक्टीरिया को गति करने में सहायता देती है। इसी कारण जो बैक्टीरिया है वो गति करता है। ये कैसे बताएं आपको, रिबन की शेप की होती है। एक्चुअली इनके 3 पार्ट होते हैं। एक तो बेसल बॉडी होती है, ये बेसल बॉडी तो क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी रहती है। ये बॉल होगी और ये लेयर हो गई ना। तो इनकी जो बेसल बॉडी होती है जो कशाभिका की, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी होती है। क्लियर? और बाहर होती है हुक, और हुक के आगे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिलामेंट। अब ये करता क्या है फ्लैजेला, ये इसके लोकोमोशन में गति करने में सहायक होता है। इससे लंबा होता है, काफी लंबा होता है ये, ठीक है। ये किसमें सहायक होता है? चलन में, चलन में सहायक होता है। और किसका बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, जो फ्लैजेला होता है कशाभिका जो होती है किसकी बनी होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। और किसमें मदद करती है? लोकोमोशन में मदद करती है, राइट। दूसरी पिल्लई। अब पिल्लई क्या होते हैं? देखो पिल्लई क्या होते हैं, हालांकि ये फ्लैजेला से छोटे होते हैं, ऐसे निकले होते हैं इससे, और क्या करते हैं पिल्लई क्या होते हैं, ये जन्म में सहायता करते हैं। इससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ जाता है, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इसके पास दूसरा बैक्टीरिया है, मान लीजिए दूसरा बैक्टीरिया, तो पिल्लई की हेल्प से बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ जाता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। यानी ये जनन में सहायता करते हैं पिल्लई। अब है फिम्ब्री, थर्ड टाइप की आउटग्रोथ है फिम्ब्री। ये पिल्लई से थोड़े छोटे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अटैचमेंट में सहायता करते हैं, यानी किसी भी सरफेस पे अगर बैक्टीरिया को चिपकना है तो इसे चिपकने में सहायता करते हैं, किसी होस्ट की सतह पर जुड़ने में सहायता करते हैं, राइट। तो ये करेंगे अटैचमेंट में, यानी होस्ट सरफेस की सतह पर चिपकने में सहायता करते हैं, अटैचमेंट ऑर्गन है। जैसे किसी पत्थर पर चिपकना है, किसी प्लांट पर, या किसी बॉडी के अंदर है तो उसके ऑर्गन में चिपकना है, तो उसमें सहायता करते हैं ये फिम्ब्री। तो इसमें 3 प्रकार के आउटग्रोथ पाई जाती है, कशाभिका, रोम और फिम्ब्री। कशाभिका किसमें सहायता करती है? चलन में सहायता करती है। और कौन से प्रोटीन की बनी होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। पूछा जाता है कि कशाभिका कौन से प्रोटीन की बनी होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। इससे रोम और फिम्ब्री, रोम भी आउटग्रोथ होती है, ये जनन में सहायता करती है, जबकि फिम्ब्री
किसी भी सरफेस से चिपकने में सहायता करती है। और ध्यान रखिएगा ये दोनों कौन से प्रोटीन के बने होती है, पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? तो ये थी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर या बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब बैक्टीरिया होते हैं भाई दो प्रकार के, स्टेनिंग के बेस पर यानी कलर करने के बेस पर। ये नहीं कि बैक्टीरिया को कलर कर दिया पेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक साइंटिस्ट थे ग्रैम, उन्होंने जो बैक्टीरिया है उनको उसको स्टेन करने की, उसको डाई करने की एक टेक्निक डेवलप की थी जिसे ग्रैम टेक्निक कहते हैं। उन्होंने एक स्पेशल डाई से बैक्टीरिया को स्टेन किया था। इसके लिए उन्होंने लिए थे डाई ली थी, एक तो ली थी वॉयलेट कलर की, क्रिस्टलिन वॉयलेट लिया था, आयोडीन सॉल्यूशन लिया था और अल्कोहल सॉल्यूशन लिया था। तो इस डाई से जो बैक्टीरिया स्टेन हो गए थे, वॉयलेट कलर के हो गए थे, उन्हें कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो इस डाई से स्टेन नहीं होते हैं उन बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव की तुलना में ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इवन ये किसी भी जीव के इम्यून सिस्टम से भी इफेक्ट नहीं होते और ये विभिन्न प्रकार के डिजीज का कारण होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किस बेस पर? स्टेनिंग के बेस पर। ग्राम पॉजिटिव को अगर स्टेन किया जाता है तो ये वॉयलेट कलर के हो जाते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में वॉयलेट कलर नहीं आता है। इस बेस पर दो प्रकार के बैक्टीरिया हुए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, आज हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक की सेल की स्ट्रक्चर के बारे में कि उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।